हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में सेकेंड टर्म की कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान की मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आप इसको जो है अच्छे से नोट करते जाइएगा, क्योंकि यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके आधार पर ही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन की ओर जाने से पहले मैं आपको इसके समान निर्देश के बारे में बता देता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन है, कैसा समय दिया जाएगा, किस तरीके से जो है क्वेश्चन सेट किया गया है, कितने प्रश्न होंगे, कैसा कैसा अंक निर्धारित किया गया है। देखिए, आप हमारे स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो है बताया गया है कि कुल प्रश्नों की संख्या 19 है, जिसमें कि प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें कि 5 प्रश्नों का ही आप लोगों का उत्तर देना है, जिसमें कि सभी प्रश्न जो है 2-2 अंक का है। उसके बाद देखिए, प्रश्न 8 से लेकर 14 तक जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें कि किन्हीं 5 प्रश्नों का ही आपको उत्तर देना है, जिसका जो अधिकतम जो शब्द है, शब्द सीमा इसमें दी गई है 50 शब्दों में आप लोगों को लिखना है, जिसमें कि 3 अंक ही आप लोगों को दिए जाएंगे, यानी कि 3 अंक जो है निर्धारित की गई है। आगे है कि प्रश्न संख्या 15 से लेकर 19 तक जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें कि किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जो कि अधिकतम 100 शब्दों में आप लोगों को देना है, और इसके लिए जो है 5 अंक जो है निर्धारित किए गए, यानी प्रत्येक जो है प्रश्न आप लोगों का जो है प्रत्येक प्रश्न में आपका 5 अंक निर्धारित किया गया है, और कुल जो है आप लोगों का 19 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि फुल मार्क आप लोगों का 40 रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि रीडर पेस्ट से आपका क्या तात्पर्य है, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि रीडर पेस्ट से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आपको लिखना है, रीडर पेस्ट जो है जानवरों में लगने वाली विषाणु जनित संक्रामक रोग है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, एक संक्रामक रोग है। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, पूछ रहा है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहां प्रारंभ हुई है। तो देखिए दोस्तों, औद्योगिक जो क्रांति हुई है वो सर्वप्रथम इंग्लैंड में जो है शुरुआत की गई थी मध्यकालीन में, जो कि इसका ईस्वी था 1760 ईस्वी में। ठीक है, तो आपको लिखना है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1760 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घरों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर आपको देना है, कोयला हो गया, एलपीजी गैस, लकड़ी, और भी बहुत सारे चीज जो है जो ईंधन के उपयोग में हम लोग करते हैं। तो ये कई सारे आप उदाहरण अपने मन से भी दे सकते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की थी और इसकी संस्थापक कौन थे। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी, और इसके संस्थापक जो थे M.O. ह्यूम थे। ठीक है, और इसको याद रखिएगा, M.O. ह्यूम। कई सारे जो है खलजी लिख देते हैं तो वो गड़बड़ हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे संस्थापक का नाम क्या हो जाएगा, M.O. ह्यूम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियों को लिखें। तो इसका 2 चुनौती आपको बताना है। लोकतंत्र की 2 प्रमुख चुनौतियां हैं, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि हो गई, और एक हो जाएगा अशिक्षा। ये जो है प्रमुख 2 चुनौतियां हैं, इसको आप अच्छे से याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा को परिभाषित कीजिए, यानी कि मुद्रा क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए, मुद्रा जो है धन के उस रूप को कही जाती है जिससे कि दैनिक जीवन में क्रियाएं की जाती है, यानी कि आप कह सकते हैं आदान प्रदान किया जाता है, खरीद बिक्री की जाती है। तो ऐसे कई सारे जो है परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं अपने से। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि उदारीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। तो उदारीकरण से आपका क्या तात्पर्य है, देखिए इसका आंसर लिखना है आपको कि उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढीला देना या हटाना से है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। ठीक है, तो आप इसको जो है लिख लीजिएगा, ये सटीक आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इससे जो है आप लोग अगर याद करते हैं तो आपको जो है परेशानी नहीं होगी, और अच्छे से जो है आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया है 8वां नंबर की वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आपको दिखना है कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन की महिला
कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और आप इसको जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही वीवीआई सवाल है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आप लोगों को लिखना है कि बेरोजगारी के भय से महिलाएं नए प्रौद्योगिकी का विरोध करते थे। स्पिनिंग जेनी के आने से उन्हें अपना रोजगार छिन जाने का भय सता रहा था, इसलिए ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए। ठीक है, ऐसा आपको आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के एक खाद्य फसल का नाम बताइए और उसे लगाने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखे। तो देखिए दोस्तों, भारत में जो है खाद्य फसल बहुत सारे हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक का ही नाम आपको बताना है। जैसे कि प्रचलित होते हैं चावल की खेती, तो आपको चावल के बारे में बता देना है कि चावल जो है भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है। उसे उगाने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक परिस्थिति निम्न है। तो पहला हो जाएगा कि उष्ण और आर्द्र जलवायु होना चाहिए, जो कि आप लोगों का समय में जो बुआई जाती है, पहले धान की खेती जब किया जाता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उस समय जो उष्ण और आर्द्र की जो है जलवायु मौजूद होती है। दूसरा लिखना है कि समतल भूमि होने चाहिए ताकि जो है पानी इकट्ठा हो सके। और आप तीसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं कि मिट्टी का जो है उर्वरा होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप लोग पॉइंट देकर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है कि लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करता है, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। प्रकृति राजनीतिक दल का कुछ नीति और सिद्धांत होता है। ठीक है, ये जो प्रतीक राजनीति है उसका दल का जो है कुछ नीति और सिद्धांत होता है। आप इसको जो है अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र किस रूप से एक उत्तरदायी शासन है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसको लिखना है कि लोकतंत्र में जनता के खुद अपने सरकार का चुनाव करती है, इस प्रकार वह जनता के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में जनता सरकार की आलोचना भी करती है, इस प्रकार लोकतंत्र में एक जिम्मेवार सरकार का गठन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करता है। यानी कि बैंक जो है किस तरीके से जो है एक साधन का निर्माण है, यानी कि संसाधन का कार्य करता है कि जो व्यक्ति के पास जो है अधिक धन है, ठीक है, और जिन व्यक्तियों के पास जो है जरूरतमंद उसको जो है पैसे की जरूरत होती है, तो इसके बीच जो है, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि अमीर और गरीब के बीच जो है बैंक जो है किस तरीके से कार्य करती है, किस तरीके से जो है जरूरतमंदों के लिए जो है ये अच्छा साबित होती है। तो देखिए इसको आंसर आप लोगों को इस तरीके से लिखना है कि अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग अपना धन को बैंक में जमा करवा देते हैं, जहां से उन्हें ब्याज मिलता है और धन भी सुरक्षित रहता है। बैंक उस जमा राशि को ऋण जरूरतमंदों को देने के लिए प्रयोग करता है। यानी कि जो व्यक्ति को ऋण की आवश्यकता होती है तो बैंक के द्वारा जो है उसे ऋण प्रदान किया जाता है, जिससे जो है जरूरतमंदों को ऋण मिल जाता है। और इस प्रकार बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच मध्यस्थता करता है, यानी कि मध्यस्थता जो है संबंध बनाए रखती है। ठीक है, आप इस तरीके से आंसर आप लोगों को सबमिशन करना है, यानी कि देना है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठनों के किन्हीं 2 उद्देश्यों के लिखें। तो विश्व व्यापार के 2 संगठन के उद्देश्यों के बारे में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे आंसर आपको देना है कि विश्व व्यापार संगठन के 2 उद्देश्य निम्न है। पहला लिखना है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना। दूसरा लिखना है कि पर्यावरण का संरक्षण एवं उनकी सुरक्षा करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर है, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि G77 देशों से आप क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये सवाल कई बार पूछा भी गया है, पहले भी पूछा गया था, ये 2013 में भी पूछा गया था, 17 में भी पूछा गया, और आज जो है आपके मॉडल पेपर में भी ये प्रकाशित है। और आप इसको जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन शायद आपके बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर आप लोगों को देना है कि G77 विश्व के 77 विकासशील देशों का एक ऐसा समूह है जो अपनी अर्थव्यवस्था की तेज गति प्रदान करने के लिए संगठित हुआ है। इनका उद्देश्य अपने
संसाधनों पर नियंत्रण रखना जिससे उन्हें आर्थिक विकास में सहायता मिल सके, कच्चे माल का सही दाम मिले तथा अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने व संयुक्त राष्ट्र की बात रखने का सबसे बड़ा गुट है। तो ये जो है आपको इस तरीके से सटीक आंसर आप लोगों को लिखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 16वां नंबर है। क्वेश्चन यहाँ पे एक पूछ रहा है कि लोकतंत्र शासन व्यवस्थाओं के समक्ष विस्तार की चुनौती क्या है। तो इसका आंसर आपको लिखना है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के समक्ष विस्तार की अनेक चुनौतियां हैं। लोकतंत्र के विस्तार की चुनौतियों का अर्थ ही होता है कि सत्ता में साझेदारी को विस्तृत बनाया जाए और इसी उद्देश्य से विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाया जाता है। इस प्रकार सरकार की सत्ता को कई स्तरों में बांटा जाता है। ठीक है, यानी सरकार के जो स्तर हैं वो कई भागों में बांटा जाता है। सरकार की जो सत्ताएं चलती है, ठीक है, उसका जो है गठन किया जाता है, उसको विभिन्न भागों में जो है डिवाइड किया जाता है। देखिए जैसे कि आपका हो गया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासनीय इकाइयां। इसको आगे लिखना है कि सत्ता में साझेदारी को विस्तृत बनाने के लिए वंश, लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव मिटाने की चुनौती है। इसके लिए भारत ने अनेक प्रयास किए हैं। पंचायती राज की स्थापना की गई है। सत्ता में साझेदारी को विस्तृत करने के लिए पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं को 33% की आरक्षण दिया गया है, यानी कि 33% जो है महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे पूछा गया है। 17वां नंबर क्वेश्चन है कि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है कि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मुद्रा की सहायता से ही हम किसी भी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं। व्यापार में तो मुद्रा की बहुत ही अहम भूमिका होती है, क्योंकि मुद्रा के द्वारा व्यापारिक क्रिया सफलतापूर्ण पूरी की जाती है। मुद्रा की सहायता से एक स्थान से वस्तुओं को खरीद करके दूसरे स्थान पर उसे बेचा जा सकता है। बजट निर्माण में भी मुद्रा की अहम भूमिका निभाती है, या बजट के लिए जो है मुद्रा अहम भूमिका निभाती है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। आगे आप लोगों को लिखना है कि कई बजट कितना बड़ा भी हो, ठीक है, यानी कि कोई भी बजट कितना भी बड़ा हो, मुद्रा के आधार पर ही उसे मापा जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना में मुद्रा की विशेष भूमिका होती है। देश की राष्ट्रीय आय की गणना मुद्रा में की जाती है, जो देश के निवासियों का जीवन स्तर को दर्शाती है। मुद्रा के बिना राष्ट्रीय आय की गणना करना बहुत ही कठिन है, और इस प्रकार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की बहुत अहम भूमिका होती है। इस तरीके से आप लोगों को आंसर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 18 नंबर कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको रट लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसको आंसर आप लोग को इस तरीके से देना है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, जिसके निम्नलिखित कारण है या निम्न कारण है। आपको निम्न कारण इस प्रकार देना है। पहला लिखना है पॉइंट में कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, जिसके कारण यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है। दूसरा पॉइंट लिखना है कि ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में सौर ऊर्जा तेजी से जो है प्रचलित हो रही है। तीसरा लिखना है कि प्रदूषण को कम करने के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र को भारत में स्थापित किया गया है। और चौथा लिखना है कि देश में बेकार पड़े बंजर जमीन एवं सुदूर इलाकों में भी सौर संयंत्र स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट के अनुसार आपको पता चल ही रहा होगा कि अभी वर्तमान में भी भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य जो है उज्जवल दिख रही है। नंबर है जो कि यहाँ पे कह रहा है कि मानचित्र के आधार पर चावल मुख्य और गौण उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो दोस्तों इसको हम थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप भी इसको अच्छे से देख लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आप देखेंगे, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे
जो लिखा गया है, जो ग्रीन कलर का हल्का जो ग्रीन कलर का दिया गया है, इसमें लिखा है प्रमुख क्षेत्र और नीचे लिखा है गौण क्षेत्र। ठीक है, तो ये जो भारत का आप मानचित्र देख रहे हैं, इसमें जो ग्रीन कलर का जो कलर किया गया है, तो ये सभी राज्यों के आपको नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले कैसे लिखना है, ये जो ग्रीन कलर का जितना भी है ना, सबको जो है प्रमुख क्षेत्र है, और जितना भी व्हाइट कलर का जो है ये कलर किया गया है, ये सभी जो है गौण क्षेत्र है। तो आपको कैसे लिखना है, लिखना है प्रमुख क्षेत्र, उसके बाद आप जो है राज्यों के नाम यहाँ पे मानचित्र को देखते हुए लिख देना है। उसके बाद फिर लिखेंगे गौण क्षेत्र, उसके बाद डैश मार के आपको जो है व्हाइट कलर में जितना भी राज्य है उसका नाम आप लोगों को लिख देना है। इस तरीके से आप लोगों का जो है यह जो है पूरा सेट आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आप लोगों का मॉडल सेट का सोल्यूशन इसी चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।